सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई करते हैं स्टार्ट आज हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे भाई? हम आ चुके थे जो मेटल लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ना, वो किस टाइप के होंगे, कितने टाइप के होंगे, वो हम किस चीज़ से स्टडी करते हैं। कुछ एक थ्योरी थी हमारी, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगैंड फील्ड थ्योरी, एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये मॉलिक्यूलर MOT, LFT और ACFT, ये सभी की सभी थ्योरी सेम है। ऊपर जो हमारी जो VBT और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये डिफरेंट है। तो आज हमारी भाई हम जो स्टडी करेंगे ना, आज हम करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। अब ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना, ये किस चीज़ के लिए काम आई, किस प्रकार यहाँ पर क्या चीज़ें हमने पढ़ी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जनरली यहाँ पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए काम आई। किस चीज़ के लिए? हाइब्रिडाइजेशन। एक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसको फाइंड आउट किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। +2 वाले सुन लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो 11th-12th में है उनके लिए सुन लेना, ये टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CFT आपकी इतना नहीं है। CFT में नॉर्मल थोड़ा बहुत बस सेपरेटिंग है, वो जो T2G और EG-T2G की बस वो सेपरेटिंग है, वो भी तुमको नहीं करनी होती। उसमें बस थ्योरी दी होती है, उसको तुम थ्योरी में लिख के आना होता है बस, ठीक है। अब देखिए भाई, अब देखिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले किन्होंने दी भाई? पॉलिंग सर ने। स्टार्ट करते हैं अभी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो डिस्कवर की वो की पॉलिंग सर ने। पॉलिंग साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी। और पॉलिंग सर ने कुछ एजम्पशन दिए, कुछ पॉइंट दिए अपने। कितने? पॉलिंग सर ने कुछ एजम्पशन दिए, ठीक है। उसमें क्या था ये सुन लीजिए आप, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो जो भी मैं बोल रहा हूँ। डिस्कवरी जो की पॉलिंग सर ने की थी हमारी जो VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी, ठीक है। और उन्होंने कुछ एजम्पशन दिए इस थ्योरी के बारे में। वो एजम्पशन फर्स्ट क्या था? उन्होंने बोला कि मेटल के साथ, फर्स्ट एजम्पशन क्या था भाई? एजम्पशन दी पॉलिंग सर ने, वो था कि जो मेटल के साथ ये जो जितने भी लिगैंड होते हैं ना, ये जितने भी लिगैंड मान लीजिए अटैच हैं, ये मान लीजिए जितने भी 7 लिगैंड है, ये 7 बॉन्ड तो नहीं बनाते, सॉरी, ये मान लीजिए यहाँ पर ये 6 लिगैंड है। तो उन्होंने बोला जितने भी लिगैंड होंगे और वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे होंगे, तो मेटल उन सभी लिगैंड को एक ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा? मेटल उन सभी लिगैंड को एक ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा। वो S P D F ऑर्बिटल में से कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, मतलब कि इनमें से कोई भी एक ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा लिगैंड को, ताकि लिगैंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे सके, उस ऑर्बिटल में शेयर कर सके और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सके, ठीक है। और सेकंड अजम्पशन उन्होंने दिया कि लिगैंड जो है ना, लिगैंड जो लिगैंड हो हमारा, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। सेकंड जो हमारा अजम्पशन था पॉलिंग सर का, उन्होंने बोला कि हमारा लिगैंड जो है उनके पास कम से कम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। कम से कम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम से कम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगैंड के पास प्रेजेंट हो। सेकंड अजम्पशन उन्होंने ये दिया। थर्ड उन्होंने बताया कि किस प्रकार मेटल लिगैंड के बीच में ये ओवरलैपिंग हुई। ये भाई ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लिगैंड है, इस लिगैंड के ऑर्बिटल क्या कंटेन करके रखते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शो कर दो बेसिक से तुम, ठीक है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ इस प्रकार ओवरलैप करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ये इस प्रकार इसको शेयर करेंगे, और शेयरिंग करने के बाद क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। ये जैसे इनको इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, इन दोनों के बीच में फिर ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। ओवरलैपिंग फॉर्म होगी, देन फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, देन फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एक बार चेक कर लेते, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ठीक है। फिर इनके बीच में ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी और क्या फॉर्म होगा?
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होगा ये इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम किस प्रकार शो करते हैं, इस से शो कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए जो हमारा फोर्थ अजम्पशन दिया, जो हमारा फोर्थ अजम्पशन था, ये नोट डाउन कर लेना भाई, सभी ये नोट डाउन कर लेना, जो मैं पॉइंट नोट डाउन करवा रहा हूं आपको वो सभी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ अजम्पशन था वो क्या था भाई, उसके बाद जो फोर्थ अजम्पशन आया वो फोर्थ अजम्पशन क्या था, ये चीज देखना अब आप भाई। वो जो फोर्थ अजम्पशन आया उसमें उन्होंने बोला कि जो हमारे मेटल लिगैंड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, जो हमारा ये मेटल लिगैंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, तो उसके लिए सभी के सभी जो मेटल लिगैंड के ऑर्बिटल्स हो उनकी शेप हो वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा ये मेटल लिगैंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रही है, इसमें मेटल लिगैंड जो बॉन्ड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी लेवल और उनकी शेप सेम होनी चाहिए, तभी हम हाइब्रिडाइजेशन को निकाल पाएंगे, तभी हमारा बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा। समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं? जो ये मेटल लिगैंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बोल सकते हैं, मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसमें ऑल ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, ऑल ऑर्बिटल्स आर सेम एनर्जी लेवल एंड सेम शेप। ये बोल रहा है ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल लिगैंड के बीच में फॉर्मेशन हो रहा है, इसके लिए ये तभी फॉर्म होगा जब इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल और इनकी शेप सेम होगी, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल और इनकी शेप बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर शेप सेम नहीं है ना, अगर मान लीजिए शेप सेम ही नहीं है, इसकी शेप मान लीजिए गई हुई यहाँ पर, तो ऑर्बिटल भाई ओवरलैपिंग कैसे करेंगे? ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे ना। जैसे कि पाई टू पाई ऐसे ओवरलैप करता है साइड वाइज, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो किस प्रकार हेड टू हेड ओवरलैप करता है, तो शेप बिल्कुल सेम होनी चाहिए इनकी, ठीक है। एनर्जी लेवल भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ये छोटा बॉन्ड है ये बड़ा बॉन्ड है, मतलब ये ऑर्बिटल बिल्कुल छोटा है, जैसे कि मान लीजिए ये इतना छोटा है और ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें भी ओवरलैपिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो शेप भी सेम होनी चाहिए ऑर्बिटल्स की, एनर्जी लेवल भी सेम होना चाहिए। उस टाइम पे ही हम क्या निकाल पाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन को शो कर पाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को शो कर पाएंगे, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तभी निकाल पाएंगे ना, जब बॉन्ड बनेगा तभी कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाएंगे, ज्योमेट्री, शेप, एनर्जी लेवल, ठीक है। क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री, शेप, ये सभी डिपेंड करते हैं इन पर, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं इस चीज पर। जबकि मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और ये ना, ये इसको डिफाइन करने में मतलब कि डिफाइन कर दिया था, लेकिन ये टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करता है मैग्नेटिक मोमेंट, ये वीबीटी भी नहीं बता पाया था। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किस प्रकार डिपेंड करता है हमारा इस पे टेम्परेचर पर, वो ये भी नहीं बता पाई वीबीटी, वो आगे थ्योरी बताई, आगे जो थ्योरी है सीवीएफटी उसने बताया वो, ठीक है। तो ओके, तो अब देखिए ये तो था हमारा कौन सा अजम्पशन भाई, ये कौन सा अजम्पशन था भाई हमारा? ये अजम्पशन नंबर था फोर्थ, ठीक है। उसके बाद लिखिए एजम्पशन नंबर फोर्थ में समझ में आ गया ना। एजम्पशन नंबर फोर्थ मैंने यही बताया है कि जो मेटल लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा वो तभी बन पाएगा जब इनके ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल और शेप जो है सेम होगी, तभी हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन को शो कर पाएंगे। जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, मेटल साइज, ज्योमेट्री, शेप, ये सभी के सभी डिपेंड, ये मतलब कि सभी के सभी ना सेम होने चाहिए, तभी मतलब कि क्या होगा, हम हाइब्रिडाइजेशन को निकाल पाएंगे और हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। ये सभी जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर और मेटल साइज और हाइब्रिडाइजेशन, ये सभी डिपेंड करते हैं साइज और शेप और ज्योमेट्री पे। दोबारा सुन लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन मेटल साइज पर, और इनकी जो मेटल साइज जो होता है वो, और इनकी शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड करते हैं सभी चीज़ें, इनकी शेप और ज्योमेट्री पर, इनकी एनर्जी लेवल पर, ठीक है। अगर ये सेम होंगे ना तभी हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ एजम्पशन क्या था भाई? फिफ्थ एजम्पशन सुनिए, फोर मैं करवा चुका हूँ, ठीक है।
फोर्थ यही है कि भाई एनर्जी लेवल, तुम सिंपल भाषा में तो यही लिखना कि ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल और जो शेप सेम होना चाहिए, तभी हम हाइब्रिडाइजेशन को बना पाएंगे और तभी मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ एजम्पशन, उसमें ये बता रहा है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोई भी मेटल के साथ अटैच्ड होगा, अगर कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से भाई, जैसे कि CO, CN, PPH3, ठीक है, PPH3, CH3 एक्सेट्रा, जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे कि बाइपेरिडीन इन अमोनिया तक ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काउंट होते हैं, अमोनिया तक NO2 नेगेटिव ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है, NO2 नेगेटिव और लिख दो। ठीक है, तो कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर मेटल के साथ बाइंड है, मतलब कि बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, जो मेटल में जो d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो सभी पेयर्ड में होंगे। अगर मान लीजिए D6 है तो वो सभी पेयर्ड में रहेंगे, D6 है जो सभी पेयर्ड में रहेंगे d ऑर्बिटल में, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच है तो। अगर मान लीजिए वीक फील्ड लिगेंड अटैच है, अगर कोई मेटल के साथ वीक फील्ड लिगेंड अटैच है, कोई भी वीक फील्ड लिगेंड अटैच है, तो क्या होता है भाई, तो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड अटैच होने पर ये जो है कभी भी पेयर में नहीं रहता, ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में लो स्पिन बनाता है, क्या बनाता है भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब कनेक्टेड होगा तो जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जो वीक फील्ड लिगेंड अटैच होगा तो क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस प्रकार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी भी वहां पर पेयर में रहेंगे, लेकिन वहां पर पेयर में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सिक्स्थ अजम्पशन, फिर जो भाई सिक्स्थ अजम्पशन जो आया, सिक्स्थ अजम्पशन छठे नंबर पे जो अजम्पशन था वो क्या था, उन्होंने बताया जो अगर हमारी ज्योमेट्री है, मेटल लिगेंड जो ऑर्बिटल मेटल लिगेंड बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है और कितने लिगेंड वहां पर अटैच हो रहे हैं, अगर मेटल लिगेंड के साथ मतलब मेटल के साथ अगर लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं ना, अगर मेटल के साथ लिगेंड बाइंड होके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है ना, हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं मेनली। ठीक है, तो वहां पर 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगी। अगर सिक्स्थ अजम्पशन देखिए, when metal ligand coordination complex form a octahedral geometry, then when metal ligand coordination complex form a octahedral geometry, then come a two type of hybridization, then come a 2 type of hybridization, then जो है 2 टाइप की जो है हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होती है। कौन सी D2sp3 एंड sp3d2, ये होती है भाई D2sp3 एंड sp3d2। जो ये होती है, ये तो होती है भाई इनर कम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल, मतलब इनर कम्प्लेक्स बोल सकता हूं मैं, इनर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। ये कौन सा होता है भाई, इनर कम्प्लेक्स होता है एक प्रकार से, इनर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। ये हम इसको बोलते हैं एक प्रकार से आउटर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। भाई इस प्रकार इसका नाम क्यों रखा इनर और आउटर? देखिए जो इनर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है ना, इनर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी D2sp3, वहां के जो d ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइजेशन है हमारी, ये हाइब्रिडाइजेशन है। और जो हमारा इनर ऑक्टाहेड्रल जो कम्प्लेक्स होगा ना, वहां पे जो d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के यूज हो रहे हैं वो इनर मतलब इनर वाले यूज हो रहे हैं, इनर का, इसीलिए हमने बोला इनर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। जो हमारे d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो कौन से यूज हो रहे हैं भाई,
इनसाइड वाले, इनर वाले, ठीक है। और यहाँ पर sp3d2 में जो d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो आउटर वाले, आउटर पार्ट। अब समझा देते हैं आपको आउटर और इनर का क्या चक्कर है, ये आपको ये चीज समझा देते हैं, लो समझिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होती है, ठीक है। कितने टाइप की भाई? 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होती है। जो हमारा D2sp3 होती है ना, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है भाई? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो क्या होती है ऑक्टाहेड्रल में? वो बनाते हैं जनरली इनर कॉम्प्लेक्स। वहां पर जनरली इनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। वहां पर जनरली किस चीज का फॉर्मेशन होता है भाई? जो हमारे इनर कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उन चीजों का फॉर्मेशन होता है जनरली वहां पर। किन चीजों में भाई? जनरली वहां पर इनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या देखेंगे हम, देखिए आप ध्यान से। अब यहां पर इनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी ना, तो किस प्रकार जो डी ऑर्बिटल होंगे वो कहां के होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो कॉमन फॉर्मूला बनता है ना, पहले वो ही बता देता हूं आपको। वो क्या बनता है? n-1d ns-np, ठीक है। ये इनर कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं जो हमारे, उनकी इनर कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक कॉमन फॉर्मूला है। क्या भाई? एक कॉमन फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला, ठीक है। ये कॉमन फॉर्मूला है इनर कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी जो आउटर कॉम्प्लेक्स है ना sp3d2, जो हमारे आउटर कॉम्प्लेक्स हैं उनके लिए जो फॉर्मूला होगा ना, आउटर जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनके लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा भाई ns-np-nd। अब आपको यहां से ही पता लग गया होगा भाई इनर का क्या मतलब है, आउटर का क्या मतलब है। देख लीजिए आप बता देता हूं। ये जो कॉमन फॉर्मूला है ये तो है भाई आउटर कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका आउटर जो कॉम्प्लेक्स हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। और जो हमारा इनर कॉम्प्लेक्स होंगे ना, उनके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा ऑक्टाहेड्रल में वो ये होगा n-1d ns-np। अब देखिए इनर से और आउटर से क्या मतलब है, ये चीज बता देते हैं आपको। है तो बड़ा बेसिक सा, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि 12th वालों के लिए जरूरी है। तो इनर और आउटर का कई बार उनको कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो बताना जरूरी है। हम बीएससी एमएससी उनको तो आता है सभी को, ठीक है। तो उनको बताना थोड़ा जरूरी है, इसलिए बेसिक भी करवाना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम ऑर्बिटल बनाते हैं। डी ऑर्बिटल सबसे पहले बनाइए, डी ऑर्बिटल, फिर बनाइए आप डी ऑर्बिटल के बाद एस ऑर्बिटल, फिर बनाइए आप पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये है भाई ऑर्बिटल। अब अगर मैं 3D सीरीज का कोई कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, 3D सीरीज का, ठीक है। कौन सा 3D सीरीज का कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने और वो है इनर कॉम्प्लेक्स, तो वहां पर जो डी ऑर्बिटल यूज होंगे, डी ऑर्बिटल वो इनर वाले, ये वाले डी ऑर्बिटल यूज होंगे, ये वाले। और आउटर में भी है, इसके आउटर में भी डी ऑर्बिटल है। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन ये कौन सी है भाई? कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये कौन सी ऑर्बिटल है? 3D ऑर्बिटल। ये जो है 4s, ये जो है 4p और ये है जो 4d। ये तो जो है इनर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल। ये जो है आउटर डी ऑर्बिटल। आउटर क्यों बोला? कि ये बाहर की साइड है, ये उस साइड है और ये पहले है। ये 4s 4p से जो 4s 4p के बाद में जो डी ऑर्बिटल आएंगे वो तो कहलाएंगे आउटर डी ऑर्बिटल, और 4s 4p से जो पहले डी ऑर्बिटल आएंगे वो कहलाएंगे इनर डी ऑर्बिटल, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है। ये भाई मैं 12th वालों के लिए स्पेशली करवा रहा हूँ, नहीं है एमएससी बीएससी वालों को सभी को ये चीजें आती हैं, ठीक है। टाइम लगा रहा हूँ इसीलिए आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर हमारे जो डी ऑर्बिटल हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए आउटर वाले यूज हुए हैं तो वो आउटर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर इनर वाले डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो वो कहलाएगा इनर कॉम्प्लेक्स। अगर मान लीजिए 2 ये डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, एक एस और 3 पी, तो कहलाएगा इनर कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर यूज हुआ है एक एस 3 पी और 2 ये वाले आउटर वाले, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो कहलाएगा आउटर कॉम्प्लेक्स।
तो इनर और आउटर का मतलब यही था। और अब आपको बता देता हूं कि ये फॉर्मूला इस प्रकार क्यों बनाया मैंने, n-1d और nsnp-nd, मतलब यहां पर मैंने n-1 क्यों नहीं लिखा। तो आप सभी को पता है भाई, आउटर कॉम्प्लेक्स में जो इनर कॉम्प्लेक्स, सॉरी इनर जो कॉम्प्लेक्स में ये क्वांटम नंबर देखो, ये क्वांटम नंबर एक बार चेक करो, ये कितना है भाई, 4 है। 3D के बाद कौन सा आता है डायरेक्ट, 4s 4p आता है ना, तो ये कौन सा अभी 4 है। और उससे पहले कौन से ऑर्बिटल चल रहे हैं, 3s 3p 3d, ये ऑर्बिटल चल रहे हैं, तो ये कौन से ऑर्बिटल, 3d। तो हमने इसलिए n-1 4-1 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। इसलिए हमने इनर कॉम्प्लेक्स में n-1 रखते हैं, ताकि उसके बाद जो ऑर्बिटल है उनका क्वांटम नंबर जो है ना, उनका क्वांटम नंबर इनर जो d ऑर्बिटल है उनसे एक ज्यादा है, ठीक है। इसलिए हम n-1 रख के और ये इनर कॉम्प्लेक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और यहां पर सभी का क्वांटम नंबर सेम है, क्योंकि भाई 4s 4p 4d, जो आगे आने वाले d ऑर्बिटल है उनका क्वांटम नंबर और जो ये s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल इनका क्वांटम नंबर बिल्कुल सेम है, इसलिए यहां पर हम यूज करते हैं nsnp-nd, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये तो चीज आपको बिल्कुल करेक्ट समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई बड़ा इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है। ये चीज मैंने आपको करवाई क्योंकि +2 का मेरे को मैसेज आया था 12th वाले बच्चों का कि सर आप ये भी करवा दीजिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से। ओके, तो अब आपको ये इनर कॉम्प्लेक्स और जो ये आउटर कॉम्प्लेक्स है ये समझ में आ गया होगा। इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स में ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि इनर कॉम्प्लेक्स कब बोलते हैं, जब हमारे इनर ऑर्बिटल यूज हो रहे हो हाइब्रिडाइजेशन में, और आउटर कब बोलते हैं, जब आउटर डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हो हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। ओके, समझ में आया। अब हम इसके एग्जाम्पल लेके भी आपको बताएंगे, इनर और आउटर के कंप्लीट में बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचिए भाई इस प्रकार ही समझाएंगे आपको इनर और आउटर, ठीक है। इनर और आउटर के तो मैं एग्जाम्पल लूंगा बहुत, ठीक है। 1 मिनट रुकना, वीडियो देख लेता हूं मैं। चलिए ठीक है, उसके बाद हम क्या क्वेश्चन करेंगे देखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी में हम क्या देखते हैं, 6th assumption 6 चल रहा है ना, ये 6th assumption चल रहा है, इसमें क्या देखते हैं, जो इनर कॉम्प्लेक्स है वो मतलब इनर कॉम्प्लेक्स बोल दो या इनर हाइब्रिडाइजेशन बोल दो, दिस इज मोर स्टेबल देन आउटर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन। 6th में ही लिखो ये assumption, इनर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन भी लिख सकते हो तुम और इनर कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन आउटर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन। भाई देखिए, अब ये चीज जो है, अब ये चीज आपको पता होना चाहिए भाई, इनर क्यों मोर स्टेबल है देन आउटर से। देखिए जो इनर है ना, उसके जो वो होता है लोअर एनर्जी, जो इनर कॉम्प्लेक्स होता है, जो इनर कॉम्प्लेक्स वहां पर जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं लो एनर्जी के, वहां पर जो डी ऑर्बिटल होते हैं लो एनर्जी के। देख लीजिए आप, जो इनर में जो डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो होते हैं 3D के, ये इनर में है, इनर में। और जो आउटर के जो डी ऑर्बिटल हैं, मैं इसके बोल रहा हूं आपको, आउटर में जो डी ऑर्बिटल हैं वो यूज हो रहे हैं भाई कौन से, हमारे ये कौन से हैं भाई, 4D के। अब आप एक चीज बताइए, अगर मैं यहां पर पूछता हूं आपसे इनर और आउटर में भाई एनर्जी पूछता हूं, एनर्जी तो आप डायरेक्ट क्वांटम नंबर देख के बता सकते हो, इस क्वांटम नंबर से ही तो हमने एनर्जी को बताया आपको कि भाई किसकी एनर्जी क्या होगी, उसके इन क्वांटम नंबर से हमने अरेंज किए हैं सभी मेटल्स, ठीक है भाई, ये इस एनर्जी के मेटल्स हैं, ये इस एनर्जी के, ठीक है। तो जो 3D सीरीज का 3D डी ऑर्बिटल है वो और 4D ऑर्बिटल कौन से ज्यादा लो एनर्जी के हैं भाई, 3D ऑर्बिटल्स हैं जो वो लो एनर्जी के हैं। और हमेशा याद रखना, लो एनर्जी वाले मोर स्टेबल होते हैं देन हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। लो एनर्जी के ऑर्बिटल जो है हमेशा ये सोचेंगे भाई मैं रिलैक्स रहूं, स्टेबल रहूं एक जगह पे। हाई एनर्जी के भाई कूदते रहते हैं ऐसे ऐसे, उनके जंप लगाने का मतलब कि मन में आई रहते, वो मतलब कि सोचते हैं भाई कोई आ जाए और उसके भर दूं गुस्से लात ठीक है,
तो हाई एनर्जी वाले मतलब एक्साइट रहते हैं हमेशा, मतलब ये हर चीज़ के लिए, मतलब ये कुछ भी करवा लो एक्साइटमेंट मतलब ये पूरी पाएगी। तो भाई ये है हमेशा, ये होते हैं हाई एनर्जेटिक और ये होते हैं लो एनर्जेटिक। इसीलिए जो इनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन outer complex. Inner complex is more stable than outer complex because inner complex is lower energy d orbital than outer complex, because inner orbital is lower energetic orbital is than compared to outer 4d orbital। ठीक है, ओके। तो अब देखिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि भाई जो आउटर में ये जो d orbital यूज होते हैं ना, आखिरकार होते कौन से हैं ये। नेक्स्ट देखिए कि जो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आउटर में नहीं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, सुनिए सभी के बताएंगे आपको, सभी के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो हमारे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं इनमें क्या है भाई, जो हमारे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं इनमें क्या यूज हो रहा है भाई जनरली, बताइए आप। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है भाई जनरली, बताइए। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और क्या भाई sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3 एंड sp3d2, ये दो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर ये d ऑर्बिटल को मैं आपसे पूछूं कि d ऑर्बिटल जो है कौन से d ऑर्बिटल हैं, भाई हमारे 5d ऑर्बिटल होते हैं ना, हमारे d ऑर्बिटल होते हैं भाई 5। ठीक है, तो ये d2 जो है ये कौन से हैं, तो लिख लीजिए आप, ये है भाई dx² माइनस y² एंड dz² ऑर्बिटल, जो कि इनको सेपरेट करने के बाद जो कि Eg में रहते हैं, dx² माइनस y² और dz² ऑर्बिटल। और इन ये दोनों ऑर्बिटल किसके हैं भाई, Eg के डबलेट, मतलब कि डबलेट जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये वाले Eg के दोनों ऑर्बिटल Eg में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी अगर सेपरेशन हम कन्फिग्रेशन करते हैं T2G तो Eg के होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिटल्स। तो ये कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, ये D2 जो ऑर्बिटल्स हैं कौन से हैं, dx² माइनस y² एंड dz² ऑर्बिटल, ये वाले भी। ठीक है, सेम ही है ये। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, कि भाई जो टेट्राहेड्रल है, जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद अगर आपसे बात करें हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, कि वहां पर भी क्या होता है भाई, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और एक sd3 भी तो होती है, sd3 भी तो फॉर्मेशन होती है। ये sd3 कम फॉर्म होती है भाई, sp3 और sd3। टेट्राहेड्रल में sp3 और sd3 तीन हो सकते हैं अगर जो मेटल है, अगर हमारे जो d ऑर्बिटल्स आ रहे हो, मान लो 3d ऑर्बिटल्स, मतलब ये नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है, मतलब ये अगर मान लो हमारा बॉन्ड जो है, लिगेंड जो बॉन्ड किसके साथ बना रहा हो, मेटल के साथ बना रहा है और d ऑर्बिटल्स भी हैं वहां पर। ठीक है, और टेट्राहेड्रल में जो p3 जो ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं ना, वो ना होके, वो p ऑर्बिटल्स ना यूज होकर के कौन से हो रहे हैं, d ऑर्बिटल्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, उसके अंदर हमारा एग्जांपल होता है भाई sd3 के अंदर जो एग्जांपल Mn मैग्नीशियम, मैं एग्जांपल दूंगा अभी, उसका एग्जांपल मेरे को याद नहीं आ रहा sd3 ऑर्बिटल्स का, अभी रुक जाओ एक मिनट, आपको अभी एग्जांपल दे देता हूं मैं। इसका एग्जाम्पल भी था हमारे पास, sd3 का एग्जाम्पल है हमारे पास। हाँ, sd3 का एग्जाम्पल है भाई ये वाला, हाँ MnO4 नेगेटिव। sd3 का जो एग्जाम्पल है ना MnO4 नेगेटिव है, ये मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन टाइम्स कंप्लीट करवा दूंगा। क्यों है ये MnO4 नेगेटिव, क्यों है? यहाँ पर कम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -1, और ऑक्सीजन पे यहाँ पर कितना होता है -2, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 8, ये जब यहाँ पर जाएगा तो -1 + 8 कितना बचेगा भाई, +7। तो मैग्नीशियम पर कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं sd3 का, याद रखना sd3 का एग्जांपल दे रहा हूं, ये sd3 का है। तो मैग्नीशियम यहां पर कितने पे आ गया भाई, मैग्नीशियम यहां पर आ गया Mn +7,
मैग्नीशियम Mn पॉजिटिव 7 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम तो कंटेन ही कितने इलेक्ट्रॉन करके रखता है, 7 इलेक्ट्रॉन, और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन निकल गए भाई। तो अब याद रखना, जब ऑर्बिटल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन ना होना, जब ऑर्बिटल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, उस टाइम जो ऑर्बिटल की अरेंजमेंट होगी ना, वो बिल्कुल सेम जो अरेंजमेंट होती है 4s के बाद कौन सा आता है, 3d ऑर्बिटल। 4s के बाद 3d ऑर्बिटल आते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते ही उसकी एनर्जी हाई हो जाती है देन 3d ऑर्बिटल से। नहीं तो जो अरेंजमेंट होती है वो कैसे होती है भी, 4s 3d, उसके बाद कौन सा आता है, 4p आता है, ये अरेंजमेंट। तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, इसलिए जो अरेंजमेंट होगी वो सेम जो हमारी चलती है, जो हमारी एक वो स्ट्रक्चर मैंने बनवाया होगा आपको, ये वाला, ये एक स्ट्रक्चर होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए भाई, कौन से ऑर्बिटल किसके बाद है, ये एक एनर्जी लेवल निकालने के लिए जो मैंने एक डायग्राम बनवाया था, वो बनवाएंगे आपको, ठीक है। ये वाली अरेंजमेंट होगी। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो तो जो अरेंजमेंट होती है ऑर्बिटल की वो इस प्रकार होती है। और यहाँ पर जो हमारी टेट्राहेड्रल की MnO4 टेट्राहेड्रल है ना, यहाँ पर जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आती है वो क्या आती है भाई, यहाँ पर जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है ये आती है sd3। ये मैं हाइब्रिडाइजेशन का आपको टॉपिक अभी हाइब्रिडाइजेशन निकलवाऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा, उस टाइम सारे करवाऊंगा, ये टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो कैसे आएगी भाई, sd3। तो भाई यही बात बोल रहा हूं मैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो sp3 और sd3 यूज होते हैं ऑर्बिटल, तो ये जो d ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से होते हैं, ये d3, ये जो 3d ऑर्बिटल है कौन से हैं, ये हैं भाई dxy, dxz और dyz। सो ये क्या है भाई, ये है dxy, dxz, dyz ऑर्बिटल्स। ओके, ठीक है भाई, डन। अब आगे देखिए, नेक्स्ट करवाते हैं आपको। अब नेक्स्ट देखिए भाई जल्दी, नेक्स्ट है भाई जो हमारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, जो हमारी कौन सी होती है भाई, 3rd नंबर पे जो हमारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है उसकी क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है भाई, dsp2, यही होती है ना, dsp2 या फिर sp2d। स्क्वायर प्लेनर में भी इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, याद रखना है, स्क्वायर प्लेनर में भी इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और एक इतनी जबरदस्त बात है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में तो एक ऐसा एग्जांपल होता है जिसकी वीबीटी एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाया। हाइब्रिडाइजेशन में ना वीबीटी का काम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बताना ना, ठीक है, लेकिन वीबीटी यही नहीं बता पाया कि ये आउटर होगा या इनर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, अंदाजा लगाया बस एक, अकॉर्डिंग टू वीबीटी हम उसको करेक्ट एक एक्सप्लेनेशन होती है वो नहीं दे पाए, वो आपको एग्जांपल कराऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो कौन सा है, वो है डी ऑर्बिटल dx² माइनस y² ऑर्बिटल, dx² - y² ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई 4th जो हमारा TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP में भाई, TBP क्या होता है भाई, 5 बॉन्ड्स होते हैं ना यहाँ पर, 5 बॉन्ड्स, dsp3, ठीक है, dsp3 TBP, ठीक है, ओके, dsp3, ठीक है। तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है TBP में वो कौन सा हो रहा है, dz² ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर जो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है भाई, वो कौन सा हो रहा है, पता लग गया ना। जो हमारा TBP में कौन सा यूज होता है, d ऑर्बिटल, वहां पे भी तो सिंगल d ऑर्बिटल यूज हो रहा है dsp3, तो वहां पर जो d ऑर्बिटल है वो है dz² ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो है dx² माइनस y² ऑर्बिटल्स। यहाँ पर जो ये सिंगल d ऑर्बिटल है वो कौन सा है, dx² माइनस y², और यहाँ पर dz² ऑर्बिटल। ये सारे आपके केमिकल बॉन्डिंग्स में भी आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग्स हम आपको कराएंगे, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाएंगे हम, एक क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन का पता करना है, ठीक है। तो डन भाई, इतना हो गया ना, तो चलिए अब आगे चलते हैं, ओके, तो चलिए करते हैं।